पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के स्रोत, जिसमें से हमें 3 स्रोत प्राप्त हुए थे। 3 स्रोतों में एक साहित्यिक स्रोत था, एक था पुरातात्विक स्रोत और तीसरा था विदेशी यात्रियों का विवरण। इसके द्वारा हम प्राचीन भारत के इतिहास को जान पाए थे। इसके बाद हमने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था कि अशोक के कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और 33 अभिलेख 3 भाग में बटा हुआ था, स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहालेख। स्तंभ लेख के बारे में भी जाना, शिलालेख के बारे में भी जाना और गुफालेख। इसके अलावा कुछ और भी राजा थे जिन्होंने अलग अलग अभिलेख बनवाए थे और उन अभिलेखों में अपने साम्राज्य के राजनीतिक, आर्थिक और उस समय के रीति रिवाजों को या प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अपने स्तंभ लेख में लिखा था और उन्हीं को पढ़ करके हमारे पुराविद उनके व्यवस्था को जानने में सफल हुए। आज हम जानेंगे कि ये जो वैदिक सभ्यता के समय जो छोटे छोटे कबीले थे और कबीले से वो जन बना और उस जन से एक बड़ा राज्य का निर्माण हुआ जो आगे चलकर महाजन पद कहलाया, उस महाजन पद के बारे में हम लोग जानेंगे। तो महाजन पद मुख्य रूप से आज का टॉपिक है और इनकी उत्पत्ति होती है वैदिक काल से। वैदिक काल में जब मध्य एशिया से आर्य लोग आते हैं तो ये छोटे छोटे कबीले बनाते हैं। कबीला मतलब छोटा छोटा बस्ती, कस्बा कहिए, टेंट। और धीरे धीरे ये कबीला बड़ा होते चला जाता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो इस काल में इन्हें जन कहा जाता है। इसके बाद वैदिक काल समाप्त होता है और जब बौद्ध और जैन का समय आता है तो इस समय तक ये जन बहुत विशाल रूप धारण कर लेता। ऐसे जन की संख्या तो बहुत, छोटे बड़े, जो बड़ा बड़ा जन था, बड़ा बड़ा, वो जन अपने आप में राज्य कहलाया और उसी जन को कहा जाने लगा जनपद। तो हमारा मूल टॉपिक है आज का महाजन पद। जनपद से बना महाजन पद। जब राजा ने इस बड़े बड़े राज्य को साम्राज्य घोषित कर दिया तो वो जनपद कहलाए महाजन पद। और महाजन पदों की जानकारी हमें बौद्ध के ग्रंथ, भगवान बुद्ध के समय जो ग्रंथ लिखा गया था अंगुत्तर निकाय, और जैन के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ था भगवती सूत्र, यहां से हमें प्राप्त होती है कि इस देश में ये जो भारतवर्ष था ये 16 बड़े बड़े राज्य में बटे हुए थे और यही राज्य कहलाता है महाजन पद। अब आप इसको थोड़ा मैप में देख ले कि भारत में ये महाजन पद था कहाँ कहाँ और इनका नाम क्या क्या था। तो पहला आप देख रहे हैं काशी, आपको मिल रहा है। उसके बाद हमने यहाँ कौशल लिखाया है ऊपर, फिर अंग लिखाया है, अंग देख रहे हैं, बज्जी को देख रहे हैं, मगध को देख रहे हैं, मल्ल को देख रहे हैं, कुरु, चेदी, पांचाल, वत्स, अस्मक, अवंती, सुरसेन, मत्स्य, कंबोज और गांधार। पूरा भारत में लगभग आप इन्हीं 16 बड़े बड़े महाजनपद को देख रहे हैं और इनका प्रमाण हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से प्राप्त होता है। अब देखिए इन 16 महाजन पद को अगर हम एक तरफ से मैप में देखें तो देखिए आपको क्या मिलेगा कि भारत से बाहर, ये आपका भारत है और भारत से बाहर आपको 2 महाजन पद मिलेगा। पहले तो ये भारत में ही था ये हिस्सा,
अभी वर्तमान में अगर इसकी स्थिति को देखें तो भारत से बाहर जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहां पर एक है गंधार, दूसरा है कम्बोज। गंधार की राजधानी तक्षशिला और कम्बोज की राजधानी हाटक थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत से बाहर कितने महाजनपद थे या भारत से बाहर कितने महाजनपद होने का साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, तो आप बोलेंगे 2, कम्बोज और हाटक। अब हम भारत के अंदर चले तो 16 में से 2 भारत से बाहर, 14 बचा भारत के अंदर। अब हम अपना बिहार चले तो बिहार में आपको 3 महाजनपद मिलेगा, 3। एक मिलेगा मगध, ये हमारा बिहार, इसके बगल में मिलेगा आपको वज्जी और इसके बगल में आपको मिलेगा अंग। जब आप बिहार के मैप को देखेंगे तो लगभग आपको बिहार का मैप इसी तरह से नजर आएगा, देखिए लगभग में, और बीच में गंगा नदी बहती है। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाता था मगध। और ये जो आप भागलपुर, आज का भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है, ये कहलाता था अंग। इसको और थोड़ा ऊपर भी लेके जा सकते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र था, ये कहलाता था वज्जी। तो बिहार में आपको 3 महाजनपद देखने को मिलेंगे। मगध, जिसकी राजधानी राजगृह थी। दूसरा आपको मिलेगा अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। अंगराज कर्ण के बारे में सुना होगा आपने। कर्ण को जो राज दिया गया था दुर्योधन के द्वारा, कौरवों के द्वारा, यही राज था, अंगराज। और तीसरा आपको मिलेगा वज्जी, और जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो 3 आपने पढ़ा बिहार में, मगध की राजधानी राजगिरी, वज्जी वैशाली, और अंग आपने पढ़ा चंपा। 16 में से हमने 5 पढ़ लिया कि 2 भारत से बाहर, 3 हमारे बिहार में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में कितने महाजनपद थे, तो आप कह सकते हैं 3 महाजनपद थे, मगध, वज्जी और वैशाली। मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी। वैशाली की राजधानी, वज्जी की राजधानी वैशाली, और अंग की राजधानी तो चंपा। अंग में चंपा। अब हम चलते हैं यूपी के तरफ। यूपी के तरफ चलेंगे तो आपको यहां पर यूपी में मिलेगा, एक मिलेगा आपको कौशल, कौशल नरेश। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और जब आप अंगुलीमाल की कहानी को पढ़े हैं तो अंगुलीमाल इसी राज के जंगल में रहा करते थे, और यहीं गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात होती है और उन्हें उपदेश देता है, और अंगुलीमाल भविष्य में एक साधु बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं। उसके बाद ये वाला जो भाग है, ये है मल्ल, और मल्ल की जो राजधानी है वो है कुशीनगर। ये भी जैन और बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रहा है। ये 2 यहां आ गया। अब तीसरा अगर आप चले तो ये है काशी। बम बम बोल रहा है काशी, और काशी की राजधानी वाराणसी, या इसी को आप कह सकते हैं बनारस। काशी के जस्ट बगल में आपको एक और मिल रहा है जिसको कहते हैं वत्स, और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कितना आपने पढ़ा यूपी में? कौशल, श्रावस्ती, अंगुलीमाल से संबंधित, मल्ल कुशीनगर। मल्ल की जो रानी थी, राजकुमारी थी, उन्हीं का विवाह हुआ था राजा शांतनु से। राजा शांतनु की ये दूसरी
पत्नी थी सत्यवती, और इसी का जो संतान हुआ आगे चल के कौरव बना। वो और हम महाभारत में पढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर आएगा वो महाभारत से संबंधित। तीसरा हमने यूपी में पढ़ा काशी, जिसका नाम था बनारस। और चौथा हमने पढ़ा कौशाम्बी, जिसका नाम जो वत्स की राजधानी थी। इसके बाद हम चलते हैं पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिस क्षेत्र। अहिस क्षेत्र, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो पांचाल है इसी की राजकुमारी थी रानी द्रौपदी, इसीलिए राजकुमारी द्रौपदी को पांचाल भी कहा जाता है। अब इसके बगल में आपको मिलेगा चेदी। ये आपका चेदी है और इसकी राजधानी है शक्तिमती। शक्तिमती आपने कितना पढ़ लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 बाहर 11। अब आप एक भारत के ऊपर वाले भाग में चलेंगे और एक भारत के नीचे। ऊपर वाला जब भाग लेंगे तो ये हरियाणा का क्षेत्र, दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र, और इसी को कहा जाता है कुरु। और यहीं पर एक विशाल मैदान था कुरुक्षेत्र, और यहीं पर लड़ा गया था 18 दिन तक महाभारत। और कुरुक्षेत्र की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ का जो क्षेत्र है आज यही क्षेत्र हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली कहलाती है। अब आप नीचे अगर चले दक्षिण भारत में तो ये है अस्मक, और अस्मक की जो राजधानी थी वो थी पोटली, या इसी को पोतन भी कहा जाता है। ये दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद हुआ करता था। नाम क्या था? अस्मक, और राजधानी पोटली या पोतन। अब आइए यहां पर अगर चले तो ये है अवंती वाला क्षेत्र। अवंती वाला क्षेत्र कहां का है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र है अवंती, और इसकी राजधानी थी माहिष्मती। ये नाम आपको सुना हुआ लग रहा है, माहिष्मती। कहां पर? बाहुबली फिल्म में आपने देखा होगा, जो राज का नाम था वो था माहिष्मती। अब आप पुनः यूपी वाले क्षेत्र में चलेंगे और सुरसेन आपको मिलेगा, और जिसकी राजधानी थी मथुरा। तो आपने यूपी में कितना पढ़ा? पांचाल 1, कौशल 2, मल्ल 3, काशी 4, वत्स 5, सुरसेन 6, चेदी 7, और एक और आप पढ़ेंगे मत्स्य। और मत्स्य की जो राजधानी थी वो थी विराट नगर। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद और 16 महाजनपद की हमने राजधानी को जाना। अब हमें एक बार फिर से इनको देख ले, हमें क्षेत्र मिला कहां कहां। 2 हमें भारत से बाहर मिलता है। भारत से बाहर की बात करें तो हमें 2 मिला, गांधार और कंबोज। यदि हम बिहार वाले अपना बिहार वाला क्षेत्र में पहुंचते हैं तो हमें 3 मिलता, मगध, बज्जी और अंग। यदि हम यूपी वाले क्षेत्र में चले, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, तो यहाँ हमें 8 देखने को मिलता है, चेदी, पांचाल, कौशल, मल्ल, वत्स, काशी, सुरसेन और मत्स्य। अब अगर हम मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में चले तो हमें यहाँ 1 मिलता है, अवंती। यदि हम दक्षिण भारत में चले, साउथ इंडिया में, तो यहाँ पर हमें मिलता है अस्मक, जिसकी संख्या 1। नॉर्थ भारत में चले, ऊपर वाले हिस्सा में, तो हरियाणा वाले क्षेत्र में हमें कुरुक्षेत्र मिलता है। नॉर्थ इंडिया में हमें 1 मिलता है। इस प्रकार से अगर हम जोड़ दे 2 3 5 8
13, 14, 15 और 16 महाजनपद और उसकी राजधानी को हमने देख लिया। ये 16 बड़े बड़े राज्य थे। इतना नहीं कि जनपद इतना ही था, जो बड़ा बड़ा जनपद था जिसको आप राज कह सकते, साम्राज्य कह सकते हैं, उनकी संख्या कितनी थी? 16। और भी बहुत सारे छोटे छोटे थे जिनको महाजनपद ना कहा जाए, जनपद कहा जाए। तो यहां पर जिक्र महाजनपद की हुई। तो आपसे प्रश्न जब पूछा जाएगा कि महाजनपद की संख्या कितनी थी, तो आप कह सकते हैं 16। बिहार वाले क्षेत्र में कितने महाजनपद थे, तो आप कह सकते हैं 3। भारत से बाहर कितने महाजनपद थे, तो आप कह सकते हैं 2। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो आप कह सकते हैं 8। दक्षिण भारत में कितने महाजनपद थे, आप कह सकते हैं 1। उत्तर भारत में कितने महाजनपद थे, आप कह सकते हैं 1। मध्य प्रदेश में कितने, तो 1। इस प्रकार से आप महाजनपद के बारे में बता सकते हैं और महाजनपद की राजधानियों के बारे में आप बता सकते हैं। यहां पर हमने सीरियल आपको 16 महाजनपद लिख दिया है और आप इनको नोट करके आप इनकी राजधानी को भी बार बार रिवीजन कीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब इन महाजनपद का प्रमाण या साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 16 महाजनपद होने का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है, तो आप कह सकते हैं बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाजनपद होने का प्रमाण मिलता है, 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन में से कहीं एक अंगुत्तर निकाय हो या कहीं भगवती सूत्र हो, तो आप दे सकते हैं अंगुत्तर निकाय रहे तो अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र रहे तो भगवती। यही 2 ग्रंथ से हमें 16 महाजनपद होने का प्रमाण मिलता है। अब 16 महाजनपद में ये जो 16 बड़े बड़े साम्राज्य थे, इन साम्राज्य में सबसे ताकतवर साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे और उसका नाम था मगध। पूरा हिस्ट्री जो यहां पर से घूमेगा वो मगध के आस पड़ोस में। और एक समय स्थिति ये होगी अशोक के काल में कि मगध केवल इतना में ही नहीं रहेगा, ये मगध पूरा का पूरा भारत हो जाएगा, जिसको आप अखंड भारत कहते हैं। तो अखंड भारत का निर्माता जो पहला निर्माता जिसे कहा जाता है वो कोई और नहीं, अशोक को कहा जाता है। और इसने 100 से भी ज्यादा राजाओं को पराजित किया। जब कोई राजा 100 से भी ज्यादा राजाओं को पराजित कर देता है तो वैसे राजा को हम कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। तो आप पढ़ेंगे कि अशोक चक्रवर्ती सम्राट था। क्यों था? क्योंकि उन्होंने 100 से भी ज्यादा राजाओं को पराजित किया। साम्राज्य तो बहुत सारे राजा के पास थे बड़े बड़े, लेकिन इतना युद्ध उसने कभी नहीं जीता। चक्रवर्ती सम्राट। अब आगे बढ़ते हैं, मगध की ओर चलते हैं। मगध की कहानी शुरुआत होगी जब हम मगध की बात करेंगे तो मगध को जानने से पहले इन 16 महाजनपद में जो शासन की प्रणाली थी उनको जानना जरूरी है। यही शासन प्रणाली साम्राज्य को मजबूत बनाता है। 16 महाजनपद जो 16 बड़े साम्राज्य थे उनमें शासन प्रणालियां 3 भागों में बटा हुआ था। पहला था राजतंत्र, मतलब उस राज्य का सर्वोपरि राजा होगा, उसका जो हेड होगा वो कौन होगा? राजा। निर्णय राजा के द्वारा लिया जाएगा। दूसरा गणतंत्र, मतलब वो जो साम्राज्य है, वो जो महाजनपद है, इनमें छोटे छोटे कई क्षेत्र हैं और हर क्षेत्र को चलाने वाला एक मुखिया है और सभी मुखिया द्वारा निर्णय लेकर के इस साम्राज्य को चलाया जाएगा। इन्हीं को हम कहेंगे गणतंत्र।
जैसे वर्तमान में भारत को देखा जाए तो भारत राजा के द्वारा नहीं चलता, भारत संघ के द्वारा चलता है और इस संघ के अंतर्गत 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ये सभी मुख्यमंत्री आपस में मिल करके कोई भी निर्णय लेते हैं, तब जाके एक भारत का निर्माण होता है। यह है संघ। और संघ में बहुत ज्यादा ताकत होती है। क्यों ताकत होती है? अगर ये राजतंत्र है, राजा यहां बैठा तो यहां के लोगों को सुविधा प्राप्त हुई या नहीं, सुविधा प्राप्त हुई या नहीं, राजा यहां देखने के लिए नहीं आए। राजा ने कुछ धन भी दिया या इनके कल्याण के लिए योजनाएं भी बनाई और योजनाएं यहां तक ना पहुंचकर इनके मंत्रियों के पेट में ही रह गया, मुंह में ही रह गया, इनको देखने के लिए नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि यहां के लोग राजा से क्या हो जाएंगे? असंतुष्ट, और इसके पड़ोसी राज्य के राजा यदि इससे संपर्क करेंगे तो ये अपने राजा के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक भाग बना दिया जाए, टुकड़ा टुकड़ा, यहां एक राजा होगा, इसने इस क्षेत्र में देखभाल के लिए, इस क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में एक अलग से छोटा छोटा मंत्री बना दिया हो और वह देख रहा हो, तो क्या होगा? भौगोलिक आधार पर, भाषा के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र के लोग एक दूसरे से बंधे रहेंगे। भारत में कई भाषा है, कई जाति के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, कहीं गोरे रहते हैं तो कहीं काले, कहीं लंबे तो कहीं नाटे, लेकिन सभी के बीच क्या है? एकता है। अलग अलग क्षेत्रों में रहने के कारण उसमें अलग अलग तरह की योग्यता है और इन्हीं को कहा जाता है संघ। और ऐसा शासन जहां पर होगा उनको कहेंगे गणतंत्र शासन प्रणाली। और इसके अंतर्गत एकमात्र राज्य था, एकमात्र महाजनपद था जिसका नाम था वज्जी। अधिकतर महाजनपद में राजतंत्र ही था। तो राजा जहां जहां पर थे उनमें कौन कौन थे? अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। ऐसे महाजनपद थे जहां पर राजतंत्र थे, अर्थात राजा का शासन चल रहा था। गणतंत्र की बात करें तो एकमात्र था जो वज्जी था। अब गणतंत्र होगा तो उनका क्षेत्र टूटा होगा, संघ में होगा और उसके अंदर कितने राज्य थे? तो 8 राज्य थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वज्जी संघ में कितने राज्य थे? आप आसानी से कह सकते हैं कि 8 राज्य थे। कौन सा महाजनपद में गणतंत्र व्यवस्था लागू थी? तो आप कह सकते हैं कि वह एकमात्र संघ था जिसका नाम था वज्जी। तीसरा जो है वो तीसरा है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में क्या होगा कि राजा तो होगा लेकिन कार्यभार इसके द्वारा नहीं चलाया जाएगा। यहां जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होंगे, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा इसे चलाया जाएगा और उसमें से आमत भी कह सकते हैं या उसी को मंत्री भी कहा जा सकता है। और निर्णय जो अधिकतर होगा ये राजा स्वयं ना करके निर्णय कौन लेंगे? मंत्री लेंगे या आमत लेंगे। ये मिलजुल कर निर्णय लेंगे, ना कि राजा। जैसे अगर आप इंग्लैंड चले जाए आज के दौर में, इंग्लैंड में, तो वहां आज भी रानी है, रानी आज भी बनती है, लेकिन रानी स्वयं अब निर्णय नहीं ले सकती। निर्णय लेने के लिए यहां पर भी कैबिनेट है, मंत्री है, यहां पर भी संसद है और संसद में जो कुलीन व्यक्ति होते हैं, चुने हुए व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, वही निर्णय लेते हैं और योजना को बनाते हैं। ऐसे शासन व्यवस्था को कुलीन तंत्र कहा जाता है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था थी
ये ज़्यादा नहीं बहुत ही कम राज्यों में थी, कम जनपद में थी, जिनमें वैशाली का क्षेत्र आता था, कपिलवस्तु का क्षेत्र आता था और मिथिला का क्षेत्र आता था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कुलीन तंत्र किन किन क्षेत्रों में थे, तो आप लिख सकते हैं वैशाली, कपिलवस्तु और मिथिला के क्षेत्रों में जो शासन प्रणालियां चल रही थी वो कुलीन तंत्र थी। राजतंत्र तो अधिकतर महाजनपदों में राजतंत्र, गणतंत्र तो वज्जी महासंघ में गणतंत्र। अब गणतंत्र के ताकत के बारे में अगर आप बात करें तो बहुत ही ताकतवर ये होता था, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र होता था और अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के जलवायु में पके हुए लोग रहते थे और सभी एक दूसरे से क्या रहते थे, बंधे रहते थे, जिसको आप कहते हैं कि एकता में बल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में रहने के कारण यह बहुत ताकतवर था। जब आप पढ़ेंगे कि यहां पर जो आजात शत्रु था, आजात शत्रु हर हाल में इस भाग को जीतना चाहता था। जब आप देखेंगे इस भाग को तो आपको ये आप लगभग बिहार का नक्शा मिलेगा। गंगा नदी ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है यही है क्या, वज्जी, और ये वाला जो भाग है ये है मगध। यहाँ पर आप पढ़ेंगे हर्यक वंश की शुरुआत होगी और राजा बनेगा बिंबिसार, और बिंबिसार कोशिश किया, इस पर चढ़ाई भी किया, युद्ध भी लड़ा, लेकिन बिंबिसार वज्जी को नहीं जीत सके, पराजित हो गए बिंबिसार। क्यों पराजित हुआ? क्योंकि ये ताकतवर था, इसमें एकता थी। और इनका जो पुत्र हुआ आजात शत्रु, ये भी चाहा कि हमारे पिताजी ने इनको नहीं जीता तो हम जीते। ये चाहता था कि इनको पूरा एक मगध साम्राज्य बना दे। तो इसको जीतने के लिए इसने भगवान बुद्ध से, गौतम बुद्ध से सलाह लिया कि महाराज आप बताएं कि हम किस प्रकार से वज्जी को जीत सकते। यहां पर गौतम बुद्ध ने ताकत बताया कि गणतंत्र का ताकत क्या होता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि देखिए, वज्जी पर आप आक्रमण तो कर सकते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहां के लोग टुकड़े में भले बटे हैं, लेकिन एकता के साथ जो भी निर्णय होगा, कोई भी राजा, कोई भी मंत्री इस निर्णय के विरोध में जाने वाला नहीं। बच्चा बच्चा संगठित होकर लड़ेगा और इस स्थिति में आपको जीतना मुश्किल है। अगर आप इस क्षेत्र से भी हमला करते हैं तो सारा का सारा क्षेत्र, सारा का सारा राज्य यहां पर मिल करके आपको घेर लेगा। इसके लिए क्या किया जाए महाराज? तो कहा इसको जीतने के लिए पहले तुमको वहां पहुंचना होगा, वहां जाना होगा, देखना होगा कि कौन कौन सा क्षेत्र कमजोर है, कहां कहां पर सेनाएं कम है, किन रास्ते से इन पर आक्रमण करना सरल होगा। और इसके लिए उसने अपने एक श्रेष्ठ व्यक्ति जिसका नाम वर्षाकर था उनको भेजा था, और वर्षाकर साधु बनकर वहां पर निवास करने लगे और वहां के प्रत्येक क्षेत्रों का पता करने लगा कि कौन सा क्षेत्र से सेना वज्जी संघ में घुसाना आसान है, कहां पर ज्यादा ताकतवर सेना है, कौन सा राज, 8 राज्य में से कौन सा राज्य सबसे कमजोर है, चहल पहल क्या है, कितने प्रकार के हथियार हैं, किन किन हथियारों से युद्ध ये लोग कर सकते हैं। इन सारे आंकड़ों को इकट्ठा करके आजात शत्रु के पास आया और यहां पर आजात शत्रु को बताया इनके बारे में। तब जाके आजात शत्रु ने यहां पर आक्रमण किया और वज्जी संघ को जीत लिया। नहीं तो इतना आसान नहीं था इस संघ को जीतना। तो क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा जाएगा कि गणतंत्र शासन के महत्व को लिखे।
गणतंत्र शासन के क्या महत्व थे, तो आप उदाहरण देख के लिख सकते हैं कि मगध शासक अजात शत्रु वज्जी संघ पर विजय पाना चाहते थे, इसलिए उसने अपने मंत्री को भेजकर गौतम बुद्ध से सलाह ली और गौतम बुद्ध ने कहा कि वह इकट्ठे उठते हैं, जुटते हैं और मेहनत करते हैं और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करते हैं। वे लोकसभा द्वारा स्वीकृत किए बिना कोई भी कानून या आज्ञा जारी नहीं करते और बने नियम को भंग भी नहीं करते, अतः उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता है। वज्जी गणतंत्र की इसी ताकत को जानकर पहले वर्षाकर ने इस गणतंत्र में फूट डाली। वर्षाकर गया अंदर साधु के भेष में और साथ ही साथ जो 8 संघ था, 8 के बीच में क्या डाला, फूट डालो, अंग्रेजों की नीति अपनाई, फूट डालो और शासन करो। और तत्पश्चात अजात शत्रु ने वहां पर क्या किया, हासिल। यदि ये लोग संगठित रहते, फूट नहीं डालता, तो वैशाली अर्थात वज्जी संघ को अजात शत्रु नहीं हरा पाता। यह था गणतंत्र। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महाजनपद में शासन की प्रणालियां कितने प्रकार की थी? आप कहेंगे सर 3 प्रकार की, राजतंत्र, गणतंत्र और कुलीन तंत्र। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गणतंत्र किस महाजनपद में लागू था? आप कहेंगे वज्जी। अब गणतंत्र है तो ये राज्यों में विभक्त होगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा वज्जी संघ में कितने राज्य थे? आप कहेंगे 8 राज्य शामिल थे। कुलीन तंत्र कितने में थे? तो 3 में, वैशाली, कपिलवस्तु और मिथिला। क्वेश्चन पूछेगा गणतंत्र शासन के क्या महत्व है या गणतंत्र शासन के महत्व पर प्रकाश डालिए, तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं मगध। तो शासन प्रणालियां 3 प्रकार की हमने पढ़ा। अब 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर महाजनपद जो था वो था मगध। अब उस मगध के बारे में यहां से पढ़ना हम शुरू करेंगे। अब देखिए, भारत का ये वाला भाग जिन्हें मगध कहा जाता है, ये वाला भाग, और ये आगे चल के बहुत बड़ा हो जाता है। ये पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है, इतना ये ताकतवर बनता है आगे। वर्तमान में ना कहे, उस समय तत्कालीन जिस समय की बात कर रहे हैं वो शुरुआत में ऐसा था। और इनकी अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना के बारे में कहा जाता है कि बृहद्रथ वंश ने की थी और इसका शक्तिशाली शासक जो था वो जरासंध थे। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार। अब ये बिंबिसार है कौन? इसके बाद कौन कौन सा वंश आया, कौन कौन से राजा आए, मगध का क्या उत्कर्ष रहा, कौन कौन से महान युद्ध किए यहां के राजाओं ने, उनको अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं मगध, और मगध में शासन करने वाले वंश, और इसको आप एक ट्रिक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हसीन मासुका सा था हमारा मगध, या कह सकते हैं हसीन मासुका सी थी हमारी मगध। अब वो हसीन में आपका जो हौ है, इस हौ से हो जाएगा हर्यक वंश। देखिए आसानी से आप समझ सकते हैं, हौ से हर्यक वंश चल रहा है। सी से शिशुनाग वंश। 9 से आप पढ़ेंगे नंद वंश, क्या लाजवाब बात है। म से आप पढ़ेंगे मौर्य वंश। सु से आप पढ़ेंगे शुंग वंश। क से आप पढ़ेंगे कन्नव वंश।
और आप सा से पढ़ेंगे सातवाहन। सातवाहन मगध पर यह साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा। प्रारंभिक साम्राज्य, प्रारंभिक वंश, प्रारंभिक राजा इन्हीं वंशों से होंगे। इसके बाद गुप्त भी आएंगे और भी कई आएंगे, लेकिन प्रारंभिक वंश यही है। आपको यहां लिख दिया गया है ह से हर्यक, स से सी से शिशुनाग, नौ से नंद, मा से मौर्य, सु से शुंग, क से कन्नव और सा से सातवाहन। आप कह सकते हैं कि मगध, हमारी मगध हसीन मासुकासी थी। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कन्नव और सातवाहन। अब शुरुआत होगा हर्यक वंश। पहला वंश हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। चलिए हर्यक वंश के बारे में थोड़ा जानते हैं। अगर आप हर्यक वंश के राजाओं के बारे में थोड़ा जान लें तो आप कह सकते हैं कि हरेक की बीवी आज उदास नागिन है। इस वंश के राजा के नाम के बारे में जानना बिल्कुल आसान है। जैसे आपने मगध पर, मगध मासुकासी थी, और हर्यक वंश के राजा के बारे में अगर जाने तो हरेक की बीवी आज उदास नागिन है। हरेक मतलब हर्यक वंश। जाइए, हो गया, चाहिए गप में, डिस्टर्ब हो रहा। बीबी बिंबिसार, देख रहे हैं, आज आजात शत्रु, उदास उदयन और अंतिम शासक नागिन नागदशक। वाव, हरेक की बीवी आज उदास नागिन है। तो बीवी से बिंबिसार, आज से आजाद शत्रु, उदास से उदयन और अंतिम शासक नागिन नहीं नागदशक। ये आपको मिलेंगे हर्यक वंश के अंतर्गत। इसमें जो तीन राजा हैं, बिंबिसार, आजाद शत्रु और उदयन, यही तीनों ताकतवर राजा हुए। इसके बाद जो राजा हुए वो सब कम शक्तिशाली या कमजोर हुए, जिसके चलते इनको सत्ता से हटा दिया गया। अब हम इस वंश के कार्यकाल के बारे में जानते हैं। तो हर्यक वंश का कार्यकाल है 544 ईसा पूर्व से 412। हर्यक वंश के अंतर्गत 544 से 412 ईसा पूर्व तक इनके राजाओं ने इस मगध पर शासन किया, जिसमें से बिंबिसार, जो कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है, इसने 544 से लेके 491 ईस्वी पूर्व तक मगध में शासन किया। आजाद शत्रु ने 491 से लेके 459 ईसा पूर्व तक शासन किया। उदयन 460 से लेके 440 और अंतिम जो इनका शासक होता है वो होता है नागदशक। और नागदशक को इनके ही आमतिया मंत्री, जिसका नाम होता है शिशु नाग, पद से हटा देते हैं। कोई कर्म का नहीं होता है, कोढ़िया होता है, एकदम मंद बुद्धि वाला, जिसके चलते उसको पद से हटा देता है और वो अपने नाम पर एक वंश की स्थापना करती है, जिसका नाम शिशुनाग वंश था। अब बिंबिसार के बारे में थोड़ा जानते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश के सम्राट, ये जो बिंबिसार थे, हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। क्लियर है?
और ये किसके समकालीन थे? गौतम बुद्ध, क्योंकि ये जो काल होगा गौतम बुद्ध और महावीर जैन का, तो बुद्ध के समकालीन थे, अर्थात इसी के समय गौतम बुद्ध भी उपदेश दे रहे थे। वह 15 वर्ष की उम्र में ही गद्दी में बैठ गया। जिस वर्ष में तुम लोग पढ़ रहे हो इंटर में, उस वर्ष तक में ये बेचारा गद्दी पर बैठ चुका था। उसने 80,000 गांवों का एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया था, और इसने पहले गिरिब्रज एवं बाद में राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। पहले तो था गिरिब्रज और बाद में राजगीर को इसने अपनी राजधानी बना लिया। अब देखिए, राजधानी तो बना लिया, शोरगुल ना करेंगे। ये लगभग हमारा बिहार है, और ये वर्तमान की स्थिति हम बता रहे हैं। ये हमारा मगध, और यहां पर वज्जी, और ये भी जीतना चाह रहे थे वज्जी को, लेकिन जीत ना सका। और इसके दरबार में जो थे एक बहुत ही बड़ा वैद्य हुआ करते थे, जिनका नाम था जीवक। 80,000 गांव का इसने साम्राज्य बना लिया। इसको शुरू से ही शौक था कि हम एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करें, बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना करें, युद्ध के द्वारा, कहीं संधि के द्वारा, और कहीं विवाह के द्वारा इसने साम्राज्य को बढ़ाया। अब विवाह में भी कंडीशन देखिए, कितना शानदार कंडीशन के साथ ये खेलता था। पहला तो युद्ध के द्वारा बहुत सारे संघ को मिलाया, जिसमें वज्जी को वो नहीं मिला पाए, कोई बात नहीं। जब आप नीचे जाएंगे तो एक आपको और मिलेगा यहां पर मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, और यहां का राजा जो था चंद्रप्रदोत, प्रदोत। अब इसको ऐसन बीमारी हो गया था कि इसके राज के अंदर जितने भी वैद्य थे सब कहा कि महाराज हो गया, आपका समय पुर गया, अब आपको कोई नहीं बचा सकता, कभी भी आप इस पृथ्वी से आकाश की तरफ जाने वाले। अब इनको उस समय कहिए लाइलाज बीमारी, जैसे आज भी बहुत सारे बीमारी ऐसे हैं जो लाइलाज है, जिसका इलाज अभी भी हमारे डॉक्टर या वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढा नहीं गया, जैसे एड्स, उसी तरह का बीमारी था। और यहां इनका उपचार करने के लिए हमारे बिंबिसार ने अपने वैद्य, जिसका नाम क्या था? जीवक, इसको भेज दिया। और जीवक ने जब उनका उपचार किया तो प्रदोत ठीक हो गया। महाराज की जय हो। और जब ठीक हो गया तो बिंबिसार को कहा कि आप ही का तो देन है महाराज, आप ही के चलते हमको नया जीवन प्राप्त हुआ, मैं आपकी शरण को ग्रहण करता हूं, मैं आपके अंदर रहूंगा, मैं आपकी अधीनता को स्वीकार करता हूं। और इस प्रकार से ये वाला जो भाग है ये किस में मिल जाता है? मगध में। अब देखो मगध और बड़ा हो गया, क्लियर है? अब इसके बगल में छोटा छोटा और भी था। कहा कि युद्ध के द्वारा ये नहीं मान रहा है, तो खास करके ये वैसे राज्य को ढूंढ रहा था जिसके राजा की एकलौती बेटी थी। लंपट राजा था थोड़ा, एकलौती बेटी। एकलौती बेटी का फायदा क्या कि जब शादी करेंगे तो शादी के बाद पूरा का पूरा क्षेत्र मेरा ही हो जाएगा। अब मिला लेंगे एगो और मगध, जिसके चलते इसने 3 शादी किया, और तीनों जो लड़की थी उनको कोई भी भाई और बहन। देखिए, कौशल के राजा की पुत्री कौशल देवी से विवाह किया और कौशल को किसमें मिला लिया? मगध। वाह, क्या दिमाग है, तुम लोग भी करना। लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री चेलना से विवाह किया और लिच्छवी को भी अपने अंदर मिला लिया। मध्य प्रदेश की राजकुमारी खेमा के साथ इसने विवाह किया और उसको भी अपने मगध में मिला लिया।
सातीर, साम दाम दंड भेद, प्यार मोहब्बत जंग सबके द्वारा मगध बनना चाहिए। और उसने इस प्रकार से मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब ये तो बूढ़ा हो रहा था, लेकिन बुढ़ापा में भी शौक, क्या शौक है? शादी का शौक। क्या दिख रहा है कि भैया शादी करो, शादी करो और साम्राज्य का विस्तार करो। और इधर से इसका बेटवा अजात शत्रु, पिताजी हो गया, छोड़ दीजिए, अब हम भी पीछे से नंबर लगाए हुए हैं, छोड़ दीजिए, हो गया, 3 ठोकर लिए। लेकिन पिताजी कह रहा है, दिल है कि मानता नहीं। पिताजी बोला, बेटा अभी हम बूढ़ा नहीं हूं। लेकिन इसका जो बेटा है वो जो है ना परेशान हो गया पिताजी से। पिताजी अब बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत कर लिए। ये जहां जहां जाता था शादी करने के लिए, वहां का लड़की कहता था तुम राजा बनेगा तब ना तुमसे शादी करेंगे, या वहां का राजा अपनी बेटी देने के लिए तैयार रहे कि तुमको काहे के लिए देंगे, तुम्हारा बाप अब यो शादी करता है और वही रानी बन रही है, तो तुमसे शादी कराने से बढ़िया कि तुम्हारा बाप से शादी काहे करा देंगे। जिसके चलते मेरी बेटी रानी बनेगी डायरेक्ट, और तुम बनोगे कि नहीं बनोगे पता नहीं। और तुम्हारा पिताजी शादी पे शादी कर रहा है, अगर ऐसा शादी कर लेगा उसका भी पहले से जवान बेटा हो, तो तुम राजा बनोगे कि नहीं बनोगे उसकी भी गारंटी, कहीं वही राजा बन जाए। तो पहले तुम राजा बन, तुमसे शादी कराएंगे। देखता आजकल भी गांव समाज में लड़का सब शादी करने के लिए तान फान करता है, मारपीट तक आ जाता है। और ये ऐसा तूफान मचा दिया कि अपना भाला उठाया और पिताजी का पेटे में घुसा दिया। जो न बुढ़वा रही ना ही शादी करी। अब आया मेरा समय। किसने कहा? अजात शत्रु। अब अजात शत्रु ने अपने पिताजी को मार दिया और मारने के बाद इसने सत्ता को हासिल कर लिया। अब अजात शत्रु का खेल चालू। तो यहां पर अगर बिंबिसार के बारे में बोला जाए तो क्या लिखेंगे? कौशल राजा की पुत्री, कौशल देवी से लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री चिल्ला एवं मध्य प्रदेश की राजकुमारी खेमा के साथ विवाह कर बिंदुसार ने अपनी स्थिति मजबूत की। जीवक इसके राज का क्या था? प्रख्यात वैद्य था, और उसी को उसने किसके पास भेजा था? प्रदोत के पास। और महागोविंद जो था वो प्रसिद्ध वास्तुकार था, जो डिजाइनर, मकान बनाने वाला डिजाइनर, वो था प्रसिद्ध महागोविंद। वह अपने पुत्र अजात शत्रु द्वारा मारा गया और इस प्रकार बिंबिसार का 491 ईसा पूर्व में हो गया। यह था पहला शासक, नाम था बिंबिसार। अब बनेगा अजात शत्रु। अब अजात शत्रु के बारे में चले तो अजात शत्रु पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य को और भी बढ़ाया, और इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो था वज्जी संघ को हराना। और वज्जी संघ को इसने क्या किया? हरा दिया, पूरी तरह से हरा दिया। और वज्जी संघ को हराने में इसके जो मंत्री थे वर्षाकर का बहुत बड़ा योगदान था, और इसने वर्षाकर को भेजा। आपको पहले ही बताया गणतंत्र, वज्जी गणतंत्र के बारे में बताते समय कि इसने वर्षाकर को वज्जी भेजा, और वज्जी के प्रत्येक भाग को जाना, हथियार को जाना, और हथियार को जानने के बाद वहां के राज्य में फूट डाला, और फूट डालने के बाद उस समय का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था, महाजनपद था, उसको पराजित करने में कामयाब रहे और उनको अपने मगध में मिलाने में कामयाब रहे। और इसके लिए उसने एक विशेष प्रकार का हथियार का प्रयोग किया, क्योंकि आपको हमने पीछे बताया कि वर्षाकर जब वहां गए तो उसने हथियार के बारे में पता लगाया।
कि आखिर उसके पास किस प्रकार का हथियार था, हम किस प्रकार का हथियार बनाएं कि उसके हथियार पर हम भारी पड़ जाए। तो वहां पर दो भयानक हथियार उसने तैयार किया था। एक हथियार का नाम था रथ मूसल, एक का नाम था रथ मूसल और दूसरा हथियार का नाम था महाशिला कंटक। अब ये दोनों हथियार आप देख सकते हैं, कहां देख सकते हैं? तो आप बाहुबली फिल्म देखे होंगे। बाहुबली फिल्म में जो बाहुबली को दिया जाता है, ऐसे हथियार दिए जाते हैं जो लगता पुराना है। उसमें से एक साथ बहुत सारा तीर निकलता, एक बार मारता तो एक साथ ही कई सारे तीर निकलते। इस प्रकार के हथियार को कहा जाता था रथ मूसल। और वज्जी संघ के पास जो सेना था, उनके पास मात्र एक ही था, ऐसे खींचता था, एक ही मारता था। और इनके पास एक बार खींचता था 10, 15, 20 तीर एक साथ। उधर से मारता था, एक सेना मरता था, इधर से मारता था तो 20 सेना एक साथ मरता था। दूसरा क्या था कि महाशिला कंटक। इसमें ही देखे होंगे कि बड़ा बड़ा पत्थर को ऐसे करके हिलाया जाता था और पत्थर को यहां पर से यहां फेंका जाता था, बड़ा पत्थर। अब दौड़ते हुए जा रहा 10-15 सेना, अब बड़ का पत्थर उसी के ऊपर में गिरा और जितना उसके सीधा में था पीस दिया और पीस करके उसको क्या बना दिया? चटनी। दूरे से मार दिया, इतना दूर से मारता था कि वहां तक तीरे नहीं पहुंच पाता था। और तीरों पहुंचता था तो एक आदमी के लिए। आइए बड़का पत्थर को यहां से फेंका, वज्जी संघ का सेना चटनी बन गया। इस तरह के हथियार का नाम था महाशिला कंटक। तब जाके वज्जी संघ में इसने विजय हासिल की। अब देखिए, तो अजात शत्रु के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का सम्राट बना। राज प्राप्त हेतु पुत्र द्वारा पिता की हत्या का यह प्रथम प्रमाण था। राज प्राप्ति के लिए अपने ही बाप को मार देना, इसका पहला प्रमाण हमें इसी से प्राप्त होता है कि सत्ता के लिए बाप को मार दिया। इसके बाद आप पढ़ेंगे आगे चल के औरंगजेब भी आया जो शाहजहां को कैद किया, और भी कई आए जिन्होंने अपने पिता को मार दिया। लेकिन पहला प्रमाण जो है यहीं से मिलता है। पिता फूट डालकर इसने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में उसने रथ मूसल एवं महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली घोषाल इस युद्ध में मारा गया। इस युद्ध में वज्जी संघ से जो लड़ रहा था ताकतवर राजा, उसका नाम क्या था? मखली घोषाल। बुद्ध की मृत्यु के उपरांत इसी के कार्यकाल में भगवान बुद्ध की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? 483 ईसा पूर्व। और इसका कार्यकाल 491 से 459, 91 और 59 के बीच में ही क्या आएगा? 483। इसी कार्यकाल में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जिसको आप महापरिनिर्वाण कहेंगे जब हम बुद्ध को पढ़ेंगे। और राजगीर में एक स्तूप बनाया गया जहां पर उसका भस्म, इसको जलाया कहा गया था राजगीर में, और वहां जो भस्म था उस भस्म के ऊपर में इसने क्या बना दिया? एक स्तूप भी हम पढ़ेंगे, सांची का स्तूप, ये भी चैप्टर आपका मिलेगा। इसी के समय प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। बौद्ध संगति 4 बौद्ध संगति हुए थे। कितने बौद्ध संगति? 4। संगति मतलब क्या? संगति मतलब संगीत नहीं, सभा, मीटिंग, जो बड़ा बड़ा विराट मीटिंग होता है, वो विराट मीटिंग इसी के समय हुआ था। पहला अजात शत्रु कहाँ हुआ था? राजगीर। क्यों तुम फोन करते हो? इसने 491 ईस्वी पूर्व से 459 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अजात शत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। देखिए अब खेला अब क्या हुआ कि अजात शत्रु ने अपने बाप बिंबिसार को मारा, और बिंबिसार का जो बेटा था उदयन का पिताजी
रेडी हो जाइए, क्योंकि कर्म का फल आपको तो मिलेगा। आपने अपने पिताजी को मारा है, हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं। और उदयन ने अजात शत्रु को भी मारा भाला, अजात शत्रु भी साफ। इस प्रकार से पिता की हत्या करके पुत्र, फिर इसके पुत्र द्वारा पिता की हत्या करके इस गद्दी को हासिल करने वाला बैक टू बैक साक्ष्य इसी वंश में मिलता है। और इसीलिए इस वंश को पितृ हंता वंश कहा जाता है। क्वेश्चन कहा जाएगा किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? कहेंगे हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही इसी वंश में हमें प्रमाण मिलता है कि पिता की हत्या कर पुत्र ने राजगद्दी हासिल की थी। और इसके बाद आता है उदयन, और उदयन द्वारा एक विशाल कार्य किया जाता है। उदयन द्वारा एक विशाल कार्य किया जाएगा, और जिसको यहां से लेके पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आप जो पढ़ रहे हैं, यही चीज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पढ़ना होगा। और यदि आप यहां बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो वहां आपको किसी प्रकार के मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ आप पूरा डिटेल्स को पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आप एक क्वेश्चन बना के पढ़िएगा। इसलिए आप यहाँ पर मेंस लिखने का भी आदी हो जाइएगा। आसानी से क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाता है ये भी सीख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं उदायन। उदायन का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य 3 नदी गंगा, सोन और पुन, ये 3 नदी से घिरा एक क्षेत्र था। और इस क्षेत्र को उन्होंने एक नगर बनाया और यहां अपना राजधानी लेके आया। कहां से? राजगिरी से। राजगिरी किसको कहते हैं? राजगिरी। राजा जब भी अपना राजधानी बनाएगा वो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए। खास करके पहले का राजा जो था वो पहाड़ों पर या ऐसा क्षेत्र जो पहाड़ से घिरा हुआ है उसी के बीच में अपना किला बनाता था, राजमहल बनाता था, ताकि जब इधर से दुश्मन आए तो इनकी सेना पहाड़ पर से ही उसको देख ले और उस पर आक्रमण कर दे। अगर समतल में हो तो चारों तरफ से चढ़ा जा सकता है, लेकिन जब पहाड़ पर हो तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए चारों तरफ रास्ता नहीं होता, किसी एक द्वारा ही होगा और उस द्वारा आएगा तो उसको रास्ते में ही हम समाप्त कर सकते हैं। तो राजा खास करके ऐसे क्षेत्रों में ही अपनी राजधानियां बनाते थे। लेकिन यहां जो लाया गंगा, सोन और पुन, तो यहां पर पहाड़ी क्षेत्र तो नहीं है, तो फिर लाया क्यों? तो इधर से गंगा, इधर से सोन और इधर से पुन, ये वाला क्षेत्र। अब देखिए उस समय तो वो वाला जहाज था नहीं जो मोटर बोट वाला जहाज आप देखते होंगे फिल्म में, वहीं उड़ा दिया। उस समय जो भी जहाज होगा धीरे धीरे चलो, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया वाला कहानी, धीरे धीरे। अब देखिए अगर इस क्षेत्र में राजधानी बनाता है तो हमारा जो बिहार है वो आधा समय तक बाढ़ से घिरा हुआ, और बाढ़ के कारण इन नदियों में काफी उफान। कहिए 6 माह तो दुश्मन सोच कर भी इस ओर नहीं आ सकता है। आएगा क्या? अब यदि बाढ़ समाप्त हो जाए उसके बाद भी अगर दुश्मन आए तो नदी में तो वो धीरे धीरे आएगा, और तब तक में इधर से तीर भाला तोप साफ कर दे। जंगल में तो जंगल में छुप गया, नदी में तुम कहां छुपोगे?
पानी के अंदर, और पानी के अंदर मतलब खत्म, अभी ना ऑक्सीजन लगाने वाला चीज हमारे पास। उस समय आप अंदर अंदर सांप, कोई चारा ही नहीं था। तो उसने गंगा सोन पुनपुन के पास एक शहर बसवाया, नगर बसवाया, और जिसका नाम था पाटलिपुत्र। और इन्होंने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र लाया। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? आप आसानी से कह सकते हैं उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना कहां की गई थी? तो 3 नदी, सोन, गंगा और पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। और इन्होंने ही राजगिरी से कहां लाया? और यही पाटलिपुत्र आज बिहार की राजधानी है, जो पटना के नाम से जाना जाता है। यह है उदयन। तो उदयन के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उदयन के बारे में संक्षेप में लिखे, तो आप लिख सकते हैं, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। उसने गंगा, सोन एवं पुनपुन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। राजगिरी से पाटलिपुत्र राजधानी परिवर्तित किया। तो राजगीर से पाटलिपुत्र राजधानी बनाने वाला शासक उदयन। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। यहाँ किसी है, यहाँ होगा उसी प्रकार उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। इससे पता चलता है कि कर्म का फल इसी जन्म में मिल जाता है। पिता की हत्या कर राज हासिल करने के कारण इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है? तो आप आंसर लिखेंगे, इस वंश में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी हासिल की। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी हासिल की। पिता को मार करके, पिता की हत्या करके राजगद्दी हासिल करने का प्रमाण सर्वप्रथम यहीं से मिलता है। इसलिए इस वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता। उदयन का शासन 460 ईस्वी पूर्व से 440 ईस्वी पूर्व था। कैसा पागल सा लड़का है। सुधरोगे नहीं। अब आइए हर्यक वंश का अंतिम शासक। तो 3 शासक, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये तीनों ताकतवर थे। इसके बाद जो शासक आना शुरू हुआ वो कमजोर, और अंतिम जो शासक था वो था नागदशक। ये जो था मंदबुद्धि राजा था, कोई कर्म का नहीं, जिसको आप कोढ़ी भी कह सकते हैं। और इसका जो मंत्री था, जिसको आप आमत्य कहते थे, इसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। और ये जो बड़ा ही काबिल था, बड़ा ही काबिल योग्य था। और ये देखा कि राजा को हटाने का सबसे सुंदर, सबसे सुनहरा अवसर है, तो इसने क्या किया? नागदशक को पद से हटा दिया और कहा चल तुम्हारा कोई काम नहीं है। और ये राजगद्दी पर बैठ गया। और जब ये बैठा तो इसने वंश का नाम चेंज कर दिया। इसने हर्यक वंश का नाम हटा करके शिशुनाग वंश कर दिया। और यहां से शुरू होता है शिशुनाग वंश। आगे की कहानी अगले पार्ट में।